बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इस कहानी की पहली किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। इंसानी ज़िंदगी वाक़यात का एक अजायब खाना है। जिस तरह एक चिंगारी कभी कभी खरिमन को खाकस्तर कर देती है, उसी तरह कभी कोई मामूली सा वाक़या किसी की ज़िंदगी का पांसा पलट देता है, सोच की नहज बदल देता है। ये भी एक ऐसी ही नौजवान की सरगज़िश्त है जिसकी रगों में दौड़ता हुआ लहू आतिश फ़शां बन गया था और जिसकी हर मसा में जान से शरारे फूटने लगे थे। एक छोटे से वाक़ये ने उसके कारवाने हयात की तरतीब ही बदल दी थी। उसकी निगाह में कुछ और ही मंजिलें आ बसी थी। हर जगह, हर कूचा दहर में, हर वक्त, हर शहर में फितना यहूद से बरसरे पहकार रहना उसकी ज़िंदगी का मकसद ठहरा। यह ज़िंदगी को पल पल बदल कर रख देने वाली कहानी है। बैरूत को दमिश्क से मिलाने वाली तवील व अरीज सड़क पर इसराइली इंटेलिजेंट टैंक गश्त कर रहे थे। तहद्दे निगाह वसी व अरीज पहाड़ियाँ बिखरी हुई थी और उन पहाड़ियों में इसराइली सिपाहियों ने मोर्चे बना रखे थे। वो इलाके के चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए थे। इसराइली फौजी दूरबीनें हाथों में लिए उड़े हुए परिंदों तक को चेक कर रहे थे। इस वक्त शाम का झटपटा फैला हुआ था और पहाड़ियों पर धुंध उतरने लगी थी। इसी धुंध में एक इसराइली अफसर ने एक पहाड़ी के नजदीक कोई शय मुतहर्रिक देखी और चौंक पड़ा। उसने फौरन नजदीक रखे हुए वायरलेस सेट पर एक जीप तलब की और 4 जवानों के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। फिर जब वो पहाड़ी के दामन में पहुंचा तो एक जीप तेजी से उसके नजदीक आ रुकी जिसे एक फौजी ड्राइव कर रहा था। अफसर फुर्ती से जीप पर चढ़ गया। उसके साथ ही उसके दूसरे साथियों ने भी जीप में अपनी अपनी सीटें संभाल ली थी। अफीसर के इशारे पर ड्राइवर ने जीप उस सिमत दौड़ा दी जहां इसराइली अफीसर ने कोई शय मुतहर्रिक देखी थी। जीप में खड़े होकर अफीसर ने दूरबीन संभाल ली थी, लेकिन जिस पगडंडी पर वो जीप दौड़ रही थी वो किसी कदर नशेब में थी, इसलिए अफीसर को वो जगह नजर नहीं आई जहां उसने वो नकल हरकत देखी थी। उसने चीख कर जीप की रफ्तार तेज करने का हुक्म दिया और जीप बरक रफ्तारी से दौड़ने लगी। नाहमवार रास्ता होने की वजह से वो बुरी तरह उछल रही थी और उसमें बैठे हुए सिपाही कभी अपने वजनी हथियार संभालते और कभी उछलते बदन को। अफीसर ने एक हाथ से मजबूती से जीप का हुड पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से दूरबीन को आंखों के करीब रखने की कोशिश में मसरूफ था। फिर जब जीप किसी कदर बुलंदी पर पहुंची तो अफीसर को वो मुतहर्रिक बदन नजर आ गया जो इंसान ही था। झटपटे में कोई आगे बढ़ रहा था। जीप आन की आन में उस शख्स के पास पहुंच गई। उन्होंने उसे करीब से देखा। कोई कोड़ी था जिसे वो उसके लिबास से पहचान सके थे। इंतहाई काबिल नफरत शख्सियत थी। आधा चेहरा कोड़ की जद में आ चुका था। गर्दन का एक हिस्सा गला हुआ था। बदन के खुले हुए हिस्से भी कोड़ ज़दा थे और उसके बदन और लिबास से सख्त ताफुन उठ रहा था। इसराइली अफीसर ने नाक पर रुमाल रख लिया। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। कोई लबनानी है, उसके साथी ने तबसरा किया। काबिल नफरत कोड़ ज़दा, गोली मार दो इसे। क्या फायदा सर, इसकी लाश यहाँ पड़ी सड़ती रहेगी और कोड़ के जरासीम फैलेंगे, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है, उसने कहा और लबनानी की तरफ देखकर कड़कदार आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों मारे मारे फिर रहे हो? जवाब में लबनानी ने अजीब से लहजे में कुछ कहने की कोशिश की और फिर जबान बाहर निकाल दी। सुर्ख लजे लजे लोथड़े की मानिद जबान उन्होंने नफरत से आंखें बंद कर ली। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, अफीसर ने नफरत से कहा और जीप वापस मोड़ने की हदायत कर दी। कोड़दादा लबनानी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी चाल भी अजीब ही थी। कोड़ ने उसकी जो हालत कर दी थी उसके तहत उसकी जिंदगी ही हैरत अंगेज थी। न जाने वो क्यों जी रहा था। शाम की स्याही ने पहाड़ियों को तारीकी का लिबास पहना दिया था और अब वो दूर दूर तक कोई मंजर न आता था, लेकिन कोड़दादा बूढ़े का सफर जारी था। वो कई मील सफर कर चुका था और अब वो जनूबी बैरूत के उस हिस्से में था जहाँ इसराइली फौजियों का बहुत बड़ा इज्तिमा था और जहाँ नाकाबंदी करके उन्होंने फलस्तीनियों का शाम से राब्ता मुनक़ते कर दिया था। ये इसराइली छावनी बैरूत की ईसाई आबादी के बिल्कुल करीब थी। थोड़े फासले से ही इमारतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। मकानों और फौजी पड़ाव के दरमियान हदबंदी कर दी गई थी और खारदार तारों की एक बाड़ लगी हुई थी। बाड़ के पास से तकरीबन 100 गज दूर हिफाजती चौकी मौजूद थी जहां इसराइली सिपाही मुस्तैद रहते थे। चौकी के एक सिपाही ने बाड़ के तारों के नीचे से किसी को गुजरते देखा और चौंक पड़ा। उसने जल्दी से टार्च की रोशनी उस तरफ डाली। एक शख्स उस रोशनी में नुमाया हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे वो रोशनी की जद से निकल गया। सिपाही के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। वो सोचने लगा कि दूसरी तरफ गश्त करने वाले दस्ते को इतला दे या ना दे। अक्सर रात की तारीकी में जरूरतमंद इन हदूद से गुजरकर बैरूत के उन घरों के दरवाजे खटखटाने चले जाते थे जहां उनकी जरूरत पूरी होने का सामान मौजूद होता था।
खुद वो भी दोबारा उसी तरह उन तारों के नीचे से गुजरकर उस तरफ जा चुका था। मुमकिन है ऐसे ही किसी जरूरतमंद ने ये हरकत की हो, लेकिन अहकामात बहुत सख्त थे। फिदायीन की छापा मार कार्रवाइयां जारी थी, किसी भी लम्हे कोई खौफनाक तबाही फैल सकती थी। इसलिए ज़हनी कशमकश का उसने यही हल सोचा कि गश्ती दस्ते को चौकस कर दे। नजदीक रखे हुए कम्युनिकेट सेट पर उसने ये इतला गश्ती दस्ते के इंचार्ज इबान मार्श को दे दी। इबान मार्श ने इत्तेफाक से खुद भी उस साए की नकलो हरकत देख ली थी, जो एक गली से निकलकर दूसरी गली में रोपोश हो गया था। वो अपने गश्ती सिपाहियों के साथ उसके ताकुब में चल पड़ा, लेकिन साया उस दूसरी गली में रोपोश हो गया। मार्च की निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। दफअतन उसने एक मकान में रोशनी होते देखी। ये रोशनी उसी वक्त की गई थी। मार्च ने अपने आदमियों को साथ आने का इशारा किया और उस तरफ चल पड़ा जिस इमारत में रोशनी हुई थी। उस पर डॉक्टर मेलिस विक्टर के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। कदीम इमारत थी और उसकी ज़ाहिरी हालत बेहतर नहीं थी। इबान मार्श ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी और खमीदा एक कमर नरस थी, जिसने चुंधियाई हुई आंखों से उन्हें देखा और खौफजदा और सरासीमा हो गई। इबान के इशारे पर उसके तमाम साथी नर्स को हटाकर अंदर दाखिल हो गए। तेज टार्चों की रोशनी में वो बर्क रफ्तारी से पूरी इमारत के कोने खुदरों को झांकते फिर रहे थे। दूसरी तरफ इबान उस खौफजदा नर्स को देख रहा था। फिर उसने करख्त लहजे में पूछा, यहाँ अभी कौन आया था? अभी नर्स की बूढ़ी आवाज उभरी, अभी तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आया ऑफिसर। यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? 4 मरीज है क्लिनिक में, 5वीं मैं हूँ और रात को उनका ख्याल रखती हूँ और बस। डॉक्टर कहाँ है? मिस्टर मेलिस रात को अपने घर पर होते हैं, क्लिनिक में सिर्फ मेरी ही ड्यूटी होती है, नर्स ने जवाब दिया और मार्श ने बूढ़ी औरत के शाने पर दबाव डालकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। उस वक्त तक उसके चाको चौबंद साथी इस छोटी सी इमारत का पूरी तरह जायजा ले चुके थे। वो भी इसी कमरे में दाखिल हो गए जिसमें रोशनी हो रही थी और मार्श जिसमें बूढ़ी औरत के साथ दाखिल हुआ था वो कमरा काफी वसी था और उसमें 9 बिस्तर लगे हुए थे। उनमें से 4 बिस्तरों पर 4 मरीज लेटे हुए थे। मार्श ने सबसे पहले बिस्तर के मरीज के चेहरे से कंबल हटाकर देखा। ताउफून का एक बबका उसकी नाक से टकराया और उसने जल्दी से कंबल छोड़ दिया। ये जजाम का मरीज था, इंतहाई भयानक शक्ल हो रही थी उसकी। उसने खमीदा एक कमर बूढ़ी औरत को देखा और नफरत भरे लहजे में बोला, क्या जजामियों का अस्पताल है ये? हाँ ऑफिसर, डॉक्टर मेलिस जजाम का इलाज करते हैं, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया और मार्श जल्दी से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बकिया सिपाही भी उसी तेजी से बाहर चले गए थे। अब उनका इस इमारत में रुकना नामुमकिन था। इसराइली अफीसर और सिपाहियों के बाहर निकलते ही बूढ़ी नर्स की कमर सीधी हो गई। वो फुर्ती से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर झांक कर पुरितमीनान अंदाज में मुस्कुराने लगी। ठीक है, लाइन क्लियर होगी, वो पलट कर बोली। अब उसकी आवाज भी वो ना थी जो चंद लम्हात कबल उसके हल्क से निकली थी। यह जवान आवाज थी। बूढ़ी ने दरवाजा बंद कर दिया और चारों मरीज कंबल फेंक कर उठ बैठे। जजाम का मरीज बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर बोला, अजीजा खालदा, क्या मेरे गुस्से का बंदोबस्त हो सकता है? मैंने तवील अरसे तक ये नाकाबिले बर्दाश्त बू बर्दाश्त की है, लेकिन अब मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर कुछ देर और गुजर गई तो मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। जरूर अली, आइए मैं आपको गुस्ल खाना दिखा दूं। आप गुस्ल करें, मैं आपके लिए लिबास का बंदोबस्त करती हूँ। जजाम का बूढ़ा मरीज गुस्ल खाने में दाखिल हो गया जहाँ जरूरत की हर शय मौजूद थी। उसने अपने बदन का गलीज लिबास उतार फेंका और गुस्ल खाने का शावर खोल दिया। चंद साथ के बाद गुस्ल खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई और नर्स की आवाज सुनाई दी, अली ये लिबास मौजूद है, कमरे में कोई नहीं आएगा, आप गुस्ल से फारिग होकर लिबास तब्दील कर लें, मैं काफी तैयार करने जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वो सब उस अस्पताल नमा कमरे में बैठे काफी पी रहे थे। सबकी निगाहें उस नौजवान पर जमी हुई थी जो थोड़ी देर कबल एक मकरूह जजामी बूढ़े की शक्ल में था, लेकिन अब शरबती आंखों और तीखे नकूश का मालिक एक खुशरू नौजवान नजर आ रहा था। आप सीधे दमिश्क से आ रहे हैं अली? एक नौजवान ने पूछा। हाँ, शामी फौजें रमली के इलाके से 20 मील इधर इसराइली अफवाज से बरसरे पैकार हैं। मैंने उन्हें वहीं छोड़ा था। उसके बाद की मुसाफत मैंने पैदल तय की। 5वें दिन यहाँ पहुंचा हूँ। इसी दौरान आप मुसलसल सफर करते रहे। 2 रातें मैंने पहाड़ियों में आराम किया, बकिया वक्त मैं मुसलसल सफर करता रहा हूँ। जाहिर है ये किसी सवारी के इस्तेमाल का वक्त नहीं था। बहुत तवील मुसाफत तय किया आपने। राह में मुश्किलात तो जरूर पेश आई होंगी। क्या दमिश्क बैरूत रोड पर इसराइली फौज से आपकी मुठभेड़ नहीं हुई? बैरूत से 12 मील परे मुझे देख लिया गया था, लेकिन मैंने जो मेकअप किया था उसने मेरी मदद की। वो लोग मुझसे नफरत करके वापस चले गए। आपने मेकअप भी तो कमाल का किया था।
दर हकीकत कोई और शक्ल इतनी मावन हो ही नहीं सकती थी। अली माहिर नफ्सियात हैं। खालदा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लोग इस दौरान अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं? अली ने पूछा। हाँ, आप आराम कर लें, इस तवील मुसाफिर की थकन दूर हो जाए तो हम आपको अपनी कारकर्दगी से आगाह करेंगे। एक नौजवान ने जवाब दिया और नवाद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राह में रुककर आराम करना मेरी सिफ्त नहीं, अभी तो हमें एक तवील मुसाफिर तय करनी है, मंजिल अभी बहुत दूर है, हमें मुसलसल सफर करना है, इस सफर में रुकना अपने निस्बुल ऐन से बददियांती होगी, नौजवान ने कहा और सामने बैठे हुए लोगों के चेहरों पर अकीदत फैल गई। इस्लाम का रिश्ता कितना मजबूत है, हम दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा हुए हों, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। इसकी आला तरीन मिसालें तारीख में जगह जगह मौजूद हैं। अली, हम इस पर जितना भी फख्र करेंगे कम है जिसने सारी दुनिया में फैले हुए मुसलमानों को एक कुंबा, एक खानदान बना दिया है। इस खानदान के किसी भी फर्द को कोई तकलीफ हो तो दूसरे लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अली हम में से नहीं है, लेकिन कौन कह सकता है कि इनका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से है? हाँ, लेकिन अब इस खानदान का शरारा मुंतशिर है, अहले खानदान आपस में ही दस्ते गरीबा हैं। काश यूं ना होता। अरबों की आपस की चपकलश ने 1 अरब मुसलमानों को 40 लाख यहूदियों के हाथों जलील कर दिया है। काश यूं ना होता। मौजूदा दौर ने मुसलमानों की तारीख में बदनुमा दाग लगा दिए हैं। काश हम इस नाजुक वक्त में फिर यकजा हो जाएं। हमारी मुज़हिका खेज चपकलिश मुसलमानों की रुसवाई को हवा न दे। यकीन करो खालदा, अगर आज तमाम मुसलमान बाहमी तनाज़े भूल कर सिर्फ एक मजमूई आवाज़ ही बुलंद कर दें तो इसराइल में ज़लज़ला आ जाए। तमाम चेहरों पर दुख के नकूश उजागर हो गए थे। सबको इन अल्फाज की हकीकत का एतराफ़ था। अली ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारे इस दुख को तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। खालदा अपने साथियों के नामों से मैं अभी तक वाकिफ नहीं हो सका। खालदा ने उनका तारुफ कराया और अली ने हमाद बिन सखी से कहा, नक्शे कहाँ है? मैं अभी लाया, हमाद बोला और वहां से निकल गया। खालदा ने एक टेबल लैंप रोशन कर लिया था। इसी दौरान वो कहने लगी, काम शुरू करने से कबल आप अल हबीउल जिहादी से नहीं मिलेंगे अली? कुछ कर दिखाऊं तो चेहरा लेकर उनके हुजूर जाऊं। अपने यहाँ पहुंचने का ऐलान तो कर दूं खालदा, उसके बाद ही उनसे मिलना बेहतर रहेगा। वैसे तुम्हारी मुलाकात तो उनसे होती ही रहती है। हाँ, मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारी आमद मुतवक्के है। खुश हुए और कहने लगे, अली जहाँ फरोश है, अखुवत का सच्चा जज्बा है उसके दिल में। बेशक वो सरजमीन फ़लस्तीन से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन उसका जज्बा किसी तौर किसी सच्चे फिदाई से कम नहीं है। इस नाजुक मौके पर जब लोग बारूद की उस ढेर से दूर भागने में कोशां है, वो इसमें दाखिल होकर मैसूर फलस्तीनी भाइयों की मदद का ख्वाह है। बहुत बड़ी बात है खालदा। अली की गर्दन झुक गई। सरजमीन फलस्तीन का सरफरोश मुजाहिद यासिर अरफात उसके लिए दिल में ऐसे जज्बात रखता है, ये बहुत बड़ा एजाज था। इस दौरान हमाद तलब करदा नक्शे ले आया था, बाल पॉइंट से बनी हुई चंद लकीरें जिन्हें बड़ी महारत से तरतीब दिया गया था। अली उस पर झुक गया। नक्शे नहायत वज़ाहत से तरतीब दिए गए थे। ये बैरूत के एक मखसूस हिस्से की ज़ेरे ज़मीन दुनिया थी जिसके बाद ही अशरातुल अर्द और दूसरे गलादत में रहने वाले जानवर थे। अली ने इन नक्शों की तरतीब की फरमाइश भेजी थी। बैरूत की सूरत हाल बेहद नाजुक थी। इस बार इसराइल के अज़ाइम बेहद नापाक थे और उसका पुश्त पना भी यही चाहता था कि लिबनान फलस्तीनियों के झगड़े से हमेशा हमेशा के लिए पाक हो जाए। फलस्तीनियों के लिए क्या, बल्कि ये साजिश पूरी अरब दुनिया के लिए थी। यूरोप के बेशतर ममालिक की मुश्तरका कोशिशों ने फलस्तीन के सीने में इसराइल का खंजर पविस्त किया था और फिर चारों तरफ इस नौज़ायद शैतान की परवरिश की गई थी। अरबों ने इस साजिश को महसूस न किया, वरना ये शायद जहरीला सांप इस कदर ताकतवर न हो सकता। बहरहाल वो हो चुका था जो ना होना चाहिए था, लेकिन ख्वाबीदा लोग इस पर भी ना जागे थे और उनकी ये गहरी नींद आज तक इसराइली कज़ाकों के लिए सूदमंद है। वो एक के बाद एक मौसर कार्रवाई कर रहे हैं और नींद के मुतवाले सो रहे हैं। इससे कबल बैरूत इस कदर खौफनाक खतरात से दो चार न था जितना अब था। वो पूरी तरह इसराइली अफवाज के इशार में था और इन हालात में किसी मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत कोई फैसला कुन कार्रवाई नामुमकिन थी। इसलिए अली ने सोचा था कि अपने तौर पर जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाए, ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे इसराइली कुव्वत में कमी होती रहे। चुनाचे मौजूदा प्रोग्राम इसी ख्याल का हामिल था। हमाद अली को तफसील बता रहा था। उन्होंने इमारतें खाली करके इनमें असला खाने बनाए
ताकि शहरी आबादी को निशाना बनाने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन अभी तक उन्होंने शहर में फैली हुई सीवरेज लाइन के जाल पर तवज्जो नहीं दी थी। इससे कबल कि इनमें से किसी के जहन में ये ख्याल आ जाए, हमें उनकी इस गफलत से फायदा उठा लेना चाहिए। मैंने चंद ऐसी जगहों का तयन किया जिन पर सुर्ख निशानात बने हुए हैं। मसलन ये जगह एक स्कूल है, उन्होंने इसे खाली करा के इसमें बहुत बड़ा असला खाना बनाया है, लेकिन स्कूल के पार्क में उस जगह जहां असला खाना है एक गड़ा खुलता है जिस पर लोहे का जाल है। बहुत खूब, इसराइली सिपाही यूं भी अंदर न रहते होंगे, बाहर ही से असले खाने की हिफाजत करते होंगे। यकीनन, हमाद ने जवाब दिया। तब फिर मुनासिब वक्त है। मेरे ख्याल में हमें इस जमीन दोस्त दुनिया की सैर आज ही कर लेनी चाहिए। क्यों खालदा? मैं तैयार हूँ, खालदा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो मखसूस लिबास में मलबूस होकर बाहर निकल आए और तारीक गलियों में हिफाजती गश्ती दस्तों की निगाहों से बचते हुए एक ऐसी जगह जा निकले जहां गटर का ज्वाइंट था। नीचे पानी बहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने मास्क चेहरे पर चढ़ाए और फिर एक एक करके उसमें उतर गए। गंदा पानी टखनों से ऊपर नहीं था, लेकिन तवफन बेपना था। अगर गैस मास्क चेहरे पर ना होते तो शायद वो एक लम्हा भी यहाँ जिंदा ना रह सकते। मेन होल से काफी दूर पहुंचकर उन्होंने ताकतवर टार्चें रोशन कर ली और उनकी रोशनी में आगे बढ़ने लगे। गटर की दीवारों में बने हुए सुराखों से गटर के मकीन कीड़े मकोड़े हैरान आंखों से उन्हें देख रहे थे। उन्हें ताज्जुब था कि ये नफासत पसंद मेहमान उनकी दुनिया में कहां से आ गए। अमाद रहनुमाई कर रहा था और वो पीछ दर पीछ रस्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर एक दो शाखे से गुजरकर वो बाईं सिमत मुड़ गए जहां खुश्क लाइन चली गई थी। रास्ते में बहुत से मेन होल आए थे जहां से गुजरते हुए वो तारपीन बिछा लेते थे। बुलाकर वो जगह आ गई जहां की निशानदेही की गई थी। लोहे के मजबूत जाल को काटने के औजार उनके साथ थे। तमसील लोहे का जाल काटने लगा और उसमें इतनी जगह बनाई गई कि बासानी बाहर निकला जा सके। बाहर निकलकर वो असले खाने के पास पहुंच गए। एक मोटा सा ताला असला खाने के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उसे खोलने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन बलाखर वो इस कोशिश में भी कामयाब हो गए। टार की रोशनी में उन्होंने इस अजीमुशान असले खाने को देखा। हैंड ग्रेनेड, बारूदी सुरंगे, डायनामाइट और न जाने क्या क्या पेटियों में भरा हुआ था। काश किसी तौर ये सारा असला मुजाहिदीन के लिए हासिल किया जा सकता। खालदा ने हसरत भरे लहजे में कहा, यह मुमकिन नहीं है खालदा, लेकिन अगर हम इसे मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने से पहले ही नकारा कर दें तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा। फिर क्या ख्याल है? आज रात नहीं, हमें दूसरी जगह भी देख लेनी चाहिए। कल हम अपनी कार्रवाई का आगाज कर देंगे, अली ने कहा। ये सारी रात उन्होंने गलीज गटर लाइनों की सैर करते हुए गुजार दी थी और बहुत सी अहम जगहों को अपनी आंखों से देख लिया था। उसके बाद वो वापस चल पड़े। इन पीछ दर पीछ गटर लाइनों में भटक जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमाद की जहानत ने ऐसा न होने दिया और वो क्लिनिक की इमारत में वापस आ गए। यहाँ उन्हें मरीजों के लिबास पहनने पड़े। दिन की रोशनी में इस इमारत में ऐसे ही रहा जा सकता था। खालदा फिर से बूढ़ी नर्स बन गई थी। उसके सुपुर्द इन लोगों की गदा की फरामी की जिम्मेदारी थी। चुनाचे उसने इन 4 मरीजों को खाना दिया और उसके बाद वो गहरी नींद सो गए। सरे शामी उन्होंने आज रात की कार्रवाइयों की प्लानिंग शुरू कर दी थी। आज वो अहम कारनामे अंजाम देना चाहते थे। इससे कबल के इसराइली किसी तौर पर अपनी पोजीशन तब्दील कर लें, हमें उनके असला खाने तबाह कर देने चाहिए। फायज ने अपनी राय पेश की। मेरा भी यही फैसला है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा असला खाना हमने वही देखा है जो स्कूल की इमारत में है। हाँ, इसके अलावा वो ऑफिसर मेस भी तवज्जो के काबिल है। इन चंद जगहों की तफसील नोट करके एक लहे अमल तरतीब दे दिया गया। इसका फैसला आप करेंगे मिस्टर अली, खालदा ने कहा। कोई मुश्किल मरहला नहीं है। अमाद की ड्यूटी ये होगी कि जिस वक्त हम लोग असला लेकर आगे बढ़ जाएंगे और वो ये अंदाजा लगा लें कि अब हम दूर निकल गए हैं, तो वो इस असला खाना को तबाह कर दें और खुद वापस चलकर यहाँ आ जाएं। फायद इस असले खाने को तबाह करेंगे जो पॉइंट नंबर 3 पर है। तमसील और हमद इब्दाल पॉइंट नंबर 2 तबाह करेंगे। मैं और खालदा ऑफिसर मेस को तबाह करेंगे और उसके बाद अपने ठिकानों को वापस चल पड़ेंगे। मुनासिब है इस सिलसिले में अपनी घड़ियां मिला ली जाएं और वक्त का तयन कर लिया जाए। नहायत मुनासिब। सब ने कलाई पर बंधी हुई घड़ियां मिला ली और उसके बाद दूसरी तैयारियों में मसरूफ हो गए। रात को 11 बजे वो इमारत से बाहर निकल आए और अपने मरकज की तरफ चल पड़े। कुर्बो जवार में सन्नाटा था। कहीं दूर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन ये आवाजें कोई अहमियत नहीं रखती थी। इससे दूर न जाने क्या क्या हो रहा था। मेन होल से वो अंदर दाखिल हो गए और फिर इस मखसूस रास्ते से गुजरने लगे जिससे वो एक बार पहले गुजर चुके थे। टार्चें रोशन थी और वो दीवारों पर हाथ लगाए बगैर आगे बढ़ रहे थे।
फिर वो एक लाइन से दूसरी तरफ मुड़े ही थे कि दफतन गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। आवाजें ऊपर से आई थी और फिर अचानक किसी ने उस गटर का ढक्कन उठाया जिससे चंद गज के फासले पर ये लोग मौजूद थे। इन्होंने टार्चें एकदम बुझा दी। ऊपर से रोशनी अंदर आई थी, फिर 2 पांव नीचे लटके, लेकिन उसी वक्त गोलियों की एक बाढ़ निकली और लटके हुए दोनों पांव तशंजी अंदाज में हिलने लगे और फिर खून की धारें नीचे गटर में गिरने लगी। उसके साथ ही दौड़ते हुए लोगों की आवाजें नजदीक आ गई थी। खींच लो, ऊपर खींच लो। एक आवाज उभरी और दोनों पांव ऊपर चले गए। सब दम बखुद थे। सूरत हाल बेहद खौफनाक हो गई थी। हमारे कान ऊपर की आवाजों पर लगे हुए थे। 2 थे, एक कहाँ गया? शायद गटर में उतर गया हो। किसी ने कहा, अब क्या किया जाए? नीचे उतरना पड़ेगा। हमने सोच लिया था कि अगर ये नीचे उतरे तो हम इन्हें इसी गलाजत में दफना देंगे। ऊपर से आवाज आई, तुम्हें देख लिया गया है, बाहर आ जाओ वरना इसी गटर में तुम्हारी कब्र बना दी जाएगी। और खालदा ने अली का बाजू पकड़ लिया। मैं जा रही हूँ अली, खुदा हाफिज। कहाँ खालदा? अली ने चूक कर सरसराते लहजे में पूछा। इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है अली। इनके ज़हन में सिर्फ एक आदमी है जो इसी गटर में उतर गया है। अगर वो नीचे आ गए तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं खुद को उनके हवाले करने जा रही हूँ ताकि उनका शुबा रफा हो जाए। इस प्लान पर अमल मेरी जिंदगी से कीमती है, खुदा हाफिज। अली हैरान होकर रह गया था, लेकिन खालदा का कहना दुरुस्त था। इससे कबल के वो कुछ और कह सकते। खालदा टार्च की रोशनी की जद में पहुंच गई और उसने कमजोर आवाज में कहा, मेरी मदद करो, मैं बाहर आ रही हूँ, मुझे बाहर निकालो। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चंद लम्हात के अंदर अंदर वो ऊपर खींच ली गई। सबके दिल खून होकर रह गए थे, लेकिन सूरत हाल ऐसी ही नाजुक थी कि कुछ नहीं किया जा सकता था। और कौन है नीचे? पूछा गया। आजर कहाँ है? क्या तुमने उसे गोली मार दी? खालदा की रोती हुई आवाज उभरी और फिर शायद वो चीख मार कर ऊपर पड़ी हुई लाश से लिपट गई थी। उसके रोने की आवाजें आ रही थी। कत्ल कर दिया तुमने इसे, मार डाला मेरे आदर को। तुम लोग इंसान नहीं हो, वैसी दरिंदे हो। कौन है ये तेरा? मेरा मंगेतर। हम तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे थे? पूरे 3 माह के बाद मुझसे मिलने आया था। हम तो मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे। वो तुम्हें देखकर खौफजदा हो गया था, हालांकि मैंने उसे भागने से मना किया था। खालदा जबरदस्त जहानत से काम ले रही थी, जबकि ये एक अंधी चाल थी। मुमकिन है सूरत हाल कुछ और हो। किसी ने कोई जुमला कहा और चंद कह के उभरे। फिर गटर के खुले हुए ढक्कन को ठोकरें मार मार कर बराबर कर दिया गया और बाहर की आवाजें मदम हो गई। गोया खालदा की कुर्बानी रायगान नहीं गई थी, लेकिन अब उसका क्या होगा? वो इसराइली सिपाहियों के हाथ लग गई है और इससे आगे सोचते हुए हमारे जहन पिघलने लगते थे। आग सी जलने लगती थी हमारे वजूद में। इस अजीब साने ने हमारे जहन मफलूज कर दिए थे। देर तक यही कैफियत रही। फिर अमाद ने अली के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए अली, हमारा मिशन एक जिंदगी से ज्यादा कीमती है। पूरे बैरूत में आग लगी हुई है। सरफरोश चप्पे चप्पे पर जान की बादी लगाए हुए हैं। हर जगह खून ही खून है। हर मुजाहिद अपने मिशन को जिंदगी से ज्यादा कीमती समझता है। न जाने किस किस की कुर्बानी देनी पड़े, इसलिए मिशन जारी रखा जाए। खुदा का नाम लेकर आगे बढ़ो। खालदा अपना मिशन पूरा कर चुकी है। उसने अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर हमें इस मुहिम की तकमील का मौका फराहम किया है। हम वक्त जाया नहीं करेंगे। फिर हम में जिंदगी की नई लहर दौड़ गई। हम आगे बढ़ गए और फिर अमाद ने उसी पहली जगह की निशानदेही की जहां से हमें असला हासिल करना था। एक इंसानी जिंदगी की कुर्बानी देकर हम इस मनहूस जगह पहुंचे थे। अब खालदा के बारे में क्या कहा जा सकता था कि इसराइली कुत्तों ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। वो जुल्म करने में नाजियों को भी पीछे छोड़ गए थे। नाजी बुरबुरियत उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी। लाखों मिसालें सामने आ चुकी थी। मुहिब्बे वतन फलस्तीनी लड़कियां उनकी बहिमियत का शिकार होती थी, लेकिन जज्बा हुर्रियत और उभरता था। उनकी ये दरिंदगी वतन की आज़ादी के जोश को ना दबा सकी थी। लोहे की सीढ़ियों को पकड़ते हुए हम ऊपर पहुंच गए। यहाँ थोड़ी देर सुनगुन लेने के बाद एक एक करके ऊपर निकल आए। ऊपर कोई आवाज नहीं थी। इसराइली सिपाही असला खाने के बाहर पहरा दे रहे थे। हम असला खाने के पास पहुंच गए और फिर इंतहाई महारत से असला खाने का दरवाजा खोल लिया गया। तारीख असला खाना हमारे सामने था। बारीक रोशनी वाली टार्चों की मदद से हमने असला खाने की तलाशी ली और फिर अपने साथ लाए हुए हल्के औजारों से असले की पेटियां खोलने लगे। डायनामाइट सेट, जदीद तरीन अमरीकी असला, दस्ती बम, नई साख्त के जिन्हें हमने जिंदगी में पहली बार देखा था। अमेरिका ने अपने इस लाडले बच्चे को सारे खतरनाक खिलौने फराहम कर दिए थे। कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस असले के बारे में हमें मालूमात ना थी वो हमने साथ ना लिया।
अलबत्ता इसे इस असला खाने को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जितना असला हम ले जा सकते थे वो दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए हासिल कर लिया गया था। अब हम अपने काम के लिए तैयार हैं हमाद, अली ने कहा। और मैं भी, हमाद मुस्कुरा कर बोला। तुम हमें 20 मिनट का वक्फा दोगे? ठीक है, 20 मिनट के बाद तुम बारूद के उस ढेर में शोला लगा देना और फिर यहाँ से निकल जाना। तुम्हें वापस क्लिनिक पहुंचना है। खुदा हाफिज, हमाद ने कहा। उसे अंदाजा था कि असले की इस ढेर को आग लगाकर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मिशन सामने हो तो जिंदगी मौत क्या हैसियत रखती है। कोई और तरतीब होती असला खाना उड़ाने की तो वो जिंदगी बचाने की जरूर कोशिश करता ताकि वो कहीं और काम आ जाती, लेकिन कोई और तरकीब थी ही नहीं। घड़ी में वो वक्त देखता रहा। फिर जब 20 मिनट पूरे हुए तो उसने जमीन पर बैठकर सजदा शुक्र अदा किया और फिर माचिस जलाकर बारूद पर उछाल दी। यूं ही बारूद ने शोला पकड़ा, उसने बाहर छलांग लगा दी, लेकिन बारूद की कारकर्दगी उसकी रफ्तार से ज्यादा तेज थी। एक खौफनाक गरज हुई और असले खाने की दीवारें फिजा में नाचने लगी। उसने खुले हुए गटर में छलांग लगा दी, लेकिन दूसरा धमाका हुआ और जमीन ने उसे फिजा में उछाल दिया। तारीख रात में पुरहुल गरज और रोशनी फैल गई। बारूदी हवाइयां सुर्ख लकीर बनाती हुई, झिंझलाती हुई रूहों की मानद इधर से उधर परवाज कर रही थी। तेज रोशनी में हमाद के बदन के छोटे छोटे टुकड़े फिजा में नजर आए और फिर मलबे तले दब गए। लेकिन इस कैफियत का शिकार सिर्फ हमाद ही नहीं हुआ था। असला खाने की इमारत के कुर्बो जवार में लातादाद इसराइली फौजी भी मौजूद थे। असला खाने की पूरी इमारत फिजा में बुलंद हो गई थी और उसके आसपास मौजूद इसराइली सिपाहियों के परखचे उड़ गए थे। ये कैफियत सिर्फ उसी जगह तक महदूद न रही। लबनानी मलेशियाई के कई ठिकाने तबाह हुए थे। पूरा शहर लर्ज गया था। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई थी। फलस्तीनी गोरिल्लों की इस रात की कार्रवाई को अंदरूनी कार्रवाइयों में सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया गया था, जिसमें इसराइली अफवाज को अजीम नुकसान से दोचार होना पड़ा था। सब ने अपने अपने काम बखैर खूबी अंजाम दे लिए थे, लेकिन सब एक दूसरे से बिछड़ गए थे। सबसे पहले अली क्लिनिक में दाखिल हुआ था और रात के आखिरी पहर में तमसील, बाकी कोई वापस नहीं पहुंचा था। दोनों ने फौरन अपने हुलिये बदले, असला छुपाया और मरीजों के लिबास में मलबूस बिस्तरों पर आ गए। दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। सुबह की रोशनी नमूदार होगी, लेकिन और कोई ना आया। तब तमसील ने कहा, लगता है बकिया लोग अपने मिशन की तकमील करते हुए शहीद हो गए हैं। हाँ, वरना अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अली ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। अपने साथियों की मौत पर दोनों चंद लम्हात खामोश रहे। फिर अली ने ठंडी सांस लेकर कहा, खालदा की वापसी के भी इम्कानात नहीं है, इसलिए अब इस क्लिनिक में रहना हमारे लिए बेमकसद है। अभी अली ने इतना ही कहा था कि उसे कुछ आहटें सुनाई दी और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। फिर दोनों जल्दी से बिस्तरों से कूदकर नीचे आ गए। दरवाजे से खालदा लड़खड़ाती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। उन्होंने उसे सहारा दिया और बिस्तर तक ले आए। पानी पिला दो अली, खालदा ने उखड़ी हुई सांसों के साथ कहा और तमसील पानी लेने दौड़ गया। अली की आंखों में हमदर्दी के आसार थे। खालदा की हालत से उसकी कहानी आया थी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। फटा हुआ लिबास, जगह जगह खून की लकीरें, वहशत ज़दा चेहरा, बिखरे बाल जो जगह जगह से अजीब हुए थे, इसराइली दरिंदों की फतह के निशान बने हुए थे। खालदा ने पानी पिया तो उसके हवास बहाल हुए। उसने फिर किसी मुस्कुराहट के साथ हमें देखा और कमजोर आवाज में बोली, अली, शानदार कामयाबी मुबारक। दूसरे लोग नहीं आए? हाँ खालदा, शायद वो अपने मिशन की तकमील करके वापस लौट गए। तमसील लरती आवाज में बोला, मैं भी जा रही हूँ। खुदा वंदे आलम फलस्तीन को आज़ादी अता फरमाए। बैतुल मुकद्दस एक बार फिर खुदावंद एक बार फिर। खालदा की सांस उखड़ने लगी। अली ने उसके सर पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में खून की सुर्खी लहरा रही थी। फिर उसने खालदा की खुली हुई आंखें बंद कर दी। तमसील की आंखों से 2 आंसू टपके और खालदा के खूबसूरत बालों में जज्ब हो गए। दोनों खामोश थे। यह खामोशी देर तक जारी रही। फिर तमसील ने कहा, आओ अली, खालदा की लाश को दफन कर दें। वक्त है और हम ये काम कर सकते हैं। इसे क्लिनिक के सेन में सुपुर्द खाक कर दिया जाए। अली ने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ, लेकिन जूं ही दोनों ने अंदरूनी कमरे के दरवाजे से बाहर कदम रखा, चौंक पड़े। एक इसराइली अफीसर और चंद सिपाही ब्रेन गन्ने ताने खड़े हुए थे। वो उन्हें कड़ी निगाहों से घूर रहे थे। इसराइली अफीसर ने तुरश लहजे में कहा, एक लड़की इस इमारत में दाखिल हुई थी, कहाँ है वो? हम दोनों खामोशी से उन सिपाहियों को घूर रहे थे। तुम लोग कौन हो? इसराइली अफसर दाड़ा
और तमसील अपने जोश पर काबू न रख सका। मौत उसके हल्क से गर्राहट निकली। उसने लपक कर इसराइली अफीसर का नरखरा दबोच लिया। इसराइली अफीसर के हाथों में दबी हुई ब्रेन गन की गोलियों ने तमसील के सीने में खून उगलती सुरंग बना दी थी, लेकिन तमसील की उंगलियां उसके नरखरे में ऐसी पेवस्त हुई थी कि इसराइली अफीसर की आंखें बाहर निकल आई। कई इसराइली सिपाहियों ने आगे बढ़कर अली को दबोच लिया ताकि वो कोई और कार्रवाई न कर सके। बहुत से सिपाही तमसील के बदन को इसराइली अफीसर के बदन से जुदा करने की कोशिश करने लगे और बमुश्किल तमाम उसमें कामयाब हो सके। इसराइली अफीसर लड़खड़ा कर नीचे गिरा और फिर 2-3 बार उठने की कोशिश की और गिरकर बेहोश हो गया। अली के सर पर राइफल का कुंदा मारकर बेहोश कर दिया गया था और वह पूरे मकान में फैलकर उसकी तलाशी लेने लगे। फिर बेहोश अली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आए। सरजमीन लिबनान बेशुमार तारीखी वाकयात से भरी पड़ी है। शायद ही किसी दूसरे इलाके में तारीख ने इतनी तेजी से करवटें बदली हों। हजारों साल कबल यहाँ के बाशिंदे साहिल और इसके अंदरूनी मैदानों में रहते थे, मगर घर बनाने का शऊर नहीं था और गारों में जिंदगी बसर करते थे। बैरूत से चंद मील शमाल में कल्ब के दहाने पर एक अजीमुशान पहाड़ समंदर में किसी कदर आगे बढ़कर खत्म होता है। उस पहाड़ की चोटी पर 19 कतबे नस्ब हैं, जिनमें 8 ज़बानें इस्तेमाल की गई हैं। सबसे पहले मिस्री, फिर अशूरी और फिर बाबली, उसके बाद यूनानी और लातीनी और आखिर में फ्रांसीसी, अंग्रेजी और अरबी। यहाँ एक तंग दर्रा है जहाँ से हमला आवरों की कसीर तादाद नाकाम होती रही और मुकामी बाशिंदे अपना दिफा करते रहे। सबसे पहले यहाँ दाखिल होने वाला शख्स रईसुस सानी था, जो 13वीं सदी कबल मसीह में गुजरा है। उसके बाद नैनवा के बादशाह असरहदू ने इसे फतह किया। फिर बख्त नसर, सुल्तान सलीम, अल्बिनी और गराओ यहाँ पहुंचे और आखिर में शहनशाह मार्क्स लेस एंटीनोनेस की हुकूमत कायम हुई। सिकंदर आजम और सुल्तान सलाहुद्दीन के नाम भी फातिहीन में शामिल है, लेकिन उन्होंने अपनी कोई यादगार यहाँ नहीं छोड़ी। लबनान को कई लिहाज से अहमियत हासिल है। वो इस छोटे से हिस्से का एक टुकड़ा भी है जिसे अर्ज़ मुकद्दस कहा जाता है। इस बर्फ पोश चोटियों को दूर से देखा जाए तो रूहानियत का पैकर नजर आती हैं। इसकी वादियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाज से बैरा दर हैं। हजरत ईसा खुद लबनान के जनूबी साहिल पर तशरीफ ले गए थे। किताब मुकद्दस बाइबल लबनान के एक कस्बे बेबलूस से मंसूब है। पहाड़ लबनान से इस तरह मंसूब है जिस तरह सहराए अरब से दरियाए नील, मिस्र, मगरबी सिलसिला कोई असल लबनान है। रूमियों के ज़माने से ये उसी नाम से मंसूब रहा है और ये नाम एक सामी मुश्तक है जिसका मतलब है दूध की मानद सफ़ेद। ये इशारा बर्फपोश चोटियों की तरफ है जो साल में 6 महीने सफ़ेद नजर आती हैं। इन बर्फपोश पहाड़ों की वादियां अमूमन खून से रंगी रहती हैं और कौमों की चपकलश नफरतों को हवा देती रहती हैं और यहूदी यहाँ तवील अरसे से सरगर्म अमल रहे हैं। हालांकि ये दोनों कौमें सदियों से यहाँ आबाद हैं। मुसलमानों ने गैर मुस्लिम अक़लियतों को पूरी मजहबी आज़ादी दे रखी थी। ईसाई मुसलमान हुकूमतों में अहम मुनसब पर फायज होते थे। सलीबी जंगों में ईसाइयों का किरदार बेहतर न था, उसके बावजूद यहाँ हालात खराब न हुए, लेकिन फिर नफरत की ये मुहिम तेज कर दी गई। गैर मुल्की मशीनरियों ने यूं शाम से अपने अमल का आगाज किया जिसके दर पर्दा यहूदी ज़हन काम कर रहा था। बैरूत को मरकज बनाया गया। उस वक्त बैरूत की आबादी सिर्फ 9000 थी। इब्राहिम पाशा की रवादाराना पॉलिसी ने उन मशीनरियों को फायदा पहुंचाया और उनका जाल वसी तरह होता गया और फ्रांस ने लबनान जाते उस नफरत को मुस्तहकम कर दिया। आज़ादी के बाद दोनों कौमों में खूनरेज तसादम हुए, लेकिन इसराइल को बदतरीन हुज़ीमत उस वक्त उठानी पड़ी जब फलस्तीनियों को यहाँ आबाद होने की इजाज़त मिल गई। फलस्तीनी छापा मारों के मसले पर भी खाना जंगी होते होते बची थी। लिबनानी हुकूमत इसराइल की शह पर छापा मारों को यहाँ से निकालना चाहती थी, लेकिन मुसलमान अक्सरियत उनकी हमायती थी। बिलाखिर जमाल अब्दुल नासिर की मुदाखलत से फलस्तीनी छापा मारों और लिबनानी अफवाज के दरमियान समझौता हो गया और छापो मारों का वजूद सरजमीन लबनान पर कबूल कर लिया गया। यहूदी साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन इसराइल आतिशी इंतकाम में जल रहा था। लिबनान अगर फलस्तीनियों से खाली हो जाए तो शर्क़ औस्त में नापाक साजिशों के रास्ते खुल जाते हैं और आज भी इसराइली अपनी फिरौनी कुव्वतों की योज के जरिए फलस्तीनियों को लबनान से निकाल फेंकने में कोशां हैं। फिदायाने बका की जंग लड़ रहे हैं। नाकाबिले यकीन कुर्बानियां दी जा रही हैं। बैरूत जहन्नम बना हुआ है। इसराइली सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ हैं। तिल अबीब, बेरशुबा
अजदर और समख में कैदियों के लिए खसूसी कैंप बनाए गए हैं और इन कैंपों में इसराइलियों ने नादी यादगारें इकट्ठी की हैं। फलस्तीनी बेघरों के लिए अजियत रसानी के जदीद तरीन इंतजाम किए गए हैं। अली की आंख भी ऐसे ही एक कैंप में खुल गई थी, खुरदरी जमीन पर, जहां से कंकर पत्थर भी साफ नहीं किए गए थे। वो चित पड़ा हुआ था। कोई तंगो तारीक बैरक थी जिसकी दीवारें और छत नजर नहीं आ रही थी। एक घुटन का एहसास था जो उसे होश में लाया था। गुजरे हुए वाकयात ने उसके ज़हन पर यलगार की तो वो उठकर बैठ गया। उसके तमाम साथी काम आ गए थे, तन्हा वो बचा था, लेकिन उसके ज़हन में खौफ या बेबसी का कोई एहसास नहीं था। उसने तो अपनी जिंदगी वक्त कर दी थी एक मकसद के लिए, और अब ये मकसद ही उसके लिए जिंदगी था। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। फिर बैरक के दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दी और उसके बाद दरवाजा खुल गया। 4 इस्राएली सिपाही अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इसे बाजू से पकड़कर उठा लिया। जमीन से एक लफ्ज कह बगैर उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा मुसल्लत था। बाहर लाकर उसके हाथों में कड़ियां और पैरों में बीड़ियां डाल दी गईं। उसके बाद उसे एक खुली हुई जीप में बिठाकर कहीं और ले जाया गया। रात का वक्त था, कोई शय नजर नहीं आ रही थी। इसराइली सिपाही चौकस थे। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद वो एक पथरीली इमारत में दाखिल हो गए। फिर उसे जीप से उतारकर एक कमरे में ले जाया गया जिसमें एक मेज पड़ी हुई थी और उसके गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर 3 इसराइली अफीसर बैठे हुए थे। कमरे में तेज रोशनियां जल रही थी और वो लोग इस रोशनी में उसका जायजा लेने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, लिबनानी नहीं, शायद ईरानी हो। ईरानी भी नहीं मालूम होता, अरब नहीं है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। बैरूत से गिरफ्तार हुआ है। ख्याल ये है कि असला खाने उड़ाने की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। क्या ये दुरुस्त है? इस बार इसराइली अफीसर की आवाज बेहद करख्त थी, लेकिन अली ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। हूँ, इसराइली अफीसर की हुनकार गुस्से में डूबी हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जबान बंद रखने में कामयाब हो जाओगे? नामुमकिन। हमारे पास ऐसे ऐसे जराए मौजूद हैं कि मुर्दे भी बोल उठे। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि जबान खोल दो, मुमकिन है तुम्हारे साथ कोई रायत हो जाए। अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अगर जान जाते तो शायद इस तरह पुरसुकून ना बैठे होते। खुलबुली मच जाती उनमें। शायद वो इसकी गिरफ्तारी पर खुशियां मनाते, जश्न मनाते, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती और वो समझते कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। क्या तुम अब भी जवाब ना दोगे? इसराइली अफीसर ने पूछा। लेकिन अली खामोश रहा। ठीक है, इसे बैरक नंबर 21 में पहुंचा दो। सुबह को इसके लिए दूसरे इंतजाम किए जाएंगे। सिपाही अली के चारों तरफ फैल गए। हथकड़ियों और बेड़ियों समेत उसे बाहर लाया गया और फिर तकरीबन 200 गज का फासला तय करा के उसे एक कोठरी के पास ले गए। पहली क़यामगाह की निस्बत ये कोठरी कुशादा थी और यहाँ चारपाई मौजूद थी जिस पर गद्दा भी पड़ा हुआ था। सिपाहियों ने उसकी हथकड़ियां और बेड़ियां खोल दी और उसे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल गए। बैरक नंबर 21 अली के होंठों से बुड़बुड़ाहट निकली और वो चारपाई पर बैठ गया। मैं कौन हूँ? वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, मेरा वतन पाकिस्तान है। उसके कानों में बंसी की मुदर ताने गूंजने लगी। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज बांसुरी की इन तानों में घुल मिल गई थी। मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा चमन। बुल्ले शाह की बस्ती, पंजाब की हुसैन रवायतियों का अमीन, मेरा छोटा सा शहर कसूर, सादा दिल और सच्चे इंसानों की बस्ती, जहाँ मुल्क व कौम पर मर मिटने के जज्बे परवान चढ़ते हैं, जहाँ माएँ अपने नवमौलूद बच्चों को वतन की अजमत पर मर मिटनों की दास्तानें सुनाती, लोरियों में सुनाती हैं, जिसने हर दौर में अजमत के मीनार खड़े किए हैं, जिसने हर कठिन मरहले में अपने सीने पर परवान चढ़ने वालों का खून वतन को दिया है, जिसने कभी वतन की मोहब्बत कर नहीं रखी। हाँ, मैं उसी दलेर शहर का रहने वाला हूँ। उसी जमीन में मेरी नमूद हुई। जिंदगी अगर रंगों से इबारत है तो उसकी इब्तिदा उसी वादी से हुई। हुस्न अगर सच्चाई है तो उसी वादी का हर मोड़ अपने दामन में सदाकत की दास्तान लिए हुए है। उसने महबूब का खमीर यकीनन उसी मट्टी से होगा। मुझे उस सरजमीन से अकीदत है। ये मेरी मट्टी है और मेरी हर सांस में उसकी खुशबू रची हुई है। गुमे वतन से हजारों मील दूर रसात पहाड़ियों के शहर सान फ्रांसिस्को में था, लेकिन मेरी हर रात अपने वतन के हसीन ख्वाबों से सजी हुई थी। मुझे अपनी बस्ती का चप्पा चप्पा याद था। उस सुबह भी मैं अपने तवील व अरीज मकान के वसी सेन में बैठा हुआ था और दलान के खुशादा तख्त पर अब्बा हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और सेन के आखिरी सरे के बाद नजर आने वाले 3 दरों के दलान में रहीमुद्दीन चच्चा भैंसों के लिए कटाई करने वाली मशीन चला रहे थे कि धड़ाम धड़ाम की आवाजें आईं और मेरी आंख खुल गई। मेरे शहर की हुसीन बस्ती मेरी निगाहों से उजल हो गई।